राम, मोहन, सोहन, राम, अजय। ठीक है। अगर नाम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले अजय आ जाएगा। ठीक है, पहले ए वाले आ जाएंगे, फिर बी वाले आ जाएंगे, फिर सी वाले आ जाएंगे, फिर डी वाले आ जाएंगे। ओके, परसेंटेज देखो 76, 79, 72, 81, 75, 76। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे मेरी क्वेरी कुछ इस तरीके से लिखी गई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम ascending, order by name ascending, comma percentage descending, comma percentage। मैंने दो पे ऑर्डरिंग कर दी, नेम पे भी कर दी, और तो देखो पहली जो ऑर्डरिंग है वो किस पे है, सबसे पहले नेम के अकॉर्डिंग क्या कर दो, ऑर्डरिंग कर दो। ठीक है, तो अगर मैं नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर करता हूं तो सबसे पहले आएगा 106 अजय और 76। ठीक है, फिर सपोज दूसरा मेरा नाम है अजय के बाद सपोज इसका नाम है भानु, तो दूसरा क्या आ गया 102 भानु 79। ठीक है, फिर सपोज इसका मेरा नाम है चंचल, तो अगला रिकॉर्ड आ गया 104 चंचल 81। ठीक है, अगला रिकॉर्ड क्या आएगा मोहन, तो अगला आ गया 103 मोहन और 72। अगला अब क्या आएगा, क्योंकि अगले दोनों रिकॉर्ड क्या है, राम है, तो ये भी राम है और ये भी राम है, दोनों राम है। जब पहली ऑर्डर में सेम नाम आ जाए तो कौन सा ऑर्डर अप्लाई होगा, दूसरा। समझ रहे हो, पहले में सेम नाम आ गया ना, तो कौन सा अप्लाई होगा, दूसरा। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैसा है, डिसेंडिंग। तो सबसे ज्यादा किसके, 76 और, अच्छा ये भी हमने बराबर कर रखा है इसको, सॉरी 76 और 75। तो पहले कौन सा आएगा 76 और फिर कौन सा आएगा 75। तो 76 का मतलब 101 और 75 का मतलब 105। तो अगर मल्टीपल कॉलम पे ऑर्डर बाय लगाया हुआ है तो पहले किसके अकॉर्डिंग ऑर्डरिंग होगी, जो पहला है। इसके अकॉर्डिंग ऑर्डरिंग करने के बाद अगर सेम वैल्यूज आ जाए तो सेकंड के अकॉर्डिंग होगी, और अगर इसके बाद और भी होता तो इन दोनों के बाद अगर किसी की सेम वैल्यूज आ जाए तो तीसरा अप्लाई होता, अदरवाइज तीसरा अप्लाई नहीं होता। क्लियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के अकॉर्डिंग, सर नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग करें, परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग। नेम में अजय पहले आ गया, परसेंटेज में 81 आएगा पहले, ये तो रिकॉर्ड ही मिसमैच हो गया। अजय का 106 है, 81 के 104 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले ये वाला चलेगा ऑर्डर बाय, इसके कारण अगर सेम नाम आ जाते हैं तो कौन सा अप्लाई होता है, दूसरा अप्लाई। ओके, अब आगे समझते हैं एग्रीगेटेड फंक्शंस। एग्रीगेटेड फंक्शंस इन एसक्यूएल। मुझे रहने देता हूं, ये क्लियर कर देता हूं। एसक्यूएल में कुछ एग्रीगेटेड फंक्शंस होते हैं जिनका यूज हम कॉलम्स पे करते हैं। ठीक है, एग्रीगेटेड फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि ये मल्टीपल वैल्यूज पे काम करेंगे और आउटपुट कितनी वैल्यू देंगे, एक वैल्यू। जैसे उसमें एक फंक्शन है सम, कॉलम का नेम सम कॉलम। जब मैं इस फंक्शन को अप्लाई करूंगा ना तो उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज है उन सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ऑब्वियसली ये इस फील्ड पे तो काम करेगा नहीं, क्योंकि इस फील्ड पे तो सम होगा नहीं। ये किस फील्ड पे काम करेगा,
न्यूमेरिक फील्ड पे, जिसके अंदर कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है। देखो एग्जांपल समझते हैं, सेलेक्ट सम परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो इन सब का वो क्या कर देगा, सम कर देगा, और आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। जो कॉलम का नाम आएगा ना, वो क्या आएगा, वो आएगा सम परसेंटेज, और इनका जो भी सम हो रहा होगा वो आ जाएगा। कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 400, सॉरी 640, 640 में से 4 यहां कम करा, 1 यहां कम करा, 5 5 और 8 13, 13 और 1 12 रह गया, 12 और 5 17, 17 और 4 19, तो ये आंसर आ गया 621। 621 क्लियर। तो जो भी इनका सम होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, हमने रफली की है, जो भी इनका सम होगा वो उसका क्या जाएगा, आंसर। लेकिन कॉलम का नाम क्या बनेगा, जो यहां पे लिखा है सम परसेंटेज। अब ये तो क्या नाम बना, कोई बेटर नाम बनता तो ज्यादा अच्छा था ना। तो यहां पर रीनेम करने के लिए, ओरिजिनल टेबल में नहीं, आउटपुट में रीनेम करने के लिए इस क्वेरी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट सम परसेंटेज एज कीवर्ड का यूज एसक्यूएल में किसी भी चीज को रीनेम करने के लिए या एलियास देने के लिए होता है। एलियास का मतलब होता है एक और नाम देना। सम परसेंटेज एज टोटल सम फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जो आउटपुट का जो नाम आएगा, कॉलम का नाम आएगा आउटपुट टेबल में, उसका नाम क्या आएगा, टोटल सम आएगा। ठीक है, अब मैं बहुत जल्दी में चलाता हूं। सेकंड, मैक्स और कॉलम, उस कॉलम में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। जैसे अगर मैं इस पे लगाऊं सेलेक्ट मैक्स परसेंटेज फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट, तो मुझे आंसर में क्या मिल जाएगा। अगर मैं इस पे लगाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 106। अगर मैं मिन का यूज करूंगा तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, एवरेज का यूज करूंगा तो सभी वैल्यूज की एवरेज मिल जाएगी, सबकी क्या मिल जाएगी, एवरेज। एक स्पेशल है जिसका नाम है काउंट कॉलम का नेम, काउंट कॉलम का नेम। अगर मैं किसी कॉलम पे काउंट फंक्शन लगाता हूं तो ये उस कॉलम में नॉट नल वैल्यूज कितनी है वो बता देगा। तो देखो, एक दो तीन चार पांच छह, 5 6। अगर सपोज मेरे पास ऐसा कुछ सिनेरियो होता, परसेंटेज कॉलम में 2 वैल्यू कैसी थी, नल थी, और मैं क्वेरी लगाता सेलेक्ट काउंट परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट, तो मुझे आंसर मिलता 4। आंसर क्या मिलता, 4। तो नॉट नल वैल्यूज कितनी है, काउंट फंक्शन क्या करता है, उस कॉलम में नॉट नल वैल्यूज कितनी है। ओके, अगर मैं लिखता सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, काउंट स्टार, स्टार का मतलब है वो उस रो को काउंट नहीं करनी, यहां पे तीनों में क्या है, नल है, और ऐसा तो कोई वैल्यू होगी नहीं ना, तीनों में नल का मतलब वो रिकॉर्ड था ही नहीं, तो ये तो रिकॉर्ड था ही नहीं। क्या ये रिकॉर्ड काउंट होएगा, एकदम काउंट होगा,
ये रिकॉर्ड काउंट होगा, ये भी होगा। सिर्फ एक में नल है, बाकियों में तो वैल्यू है ना, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा? 6। 6 का मतलब क्या है? उस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है, उस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है। तो काउंट स्टार का यूज किसी टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की संख्या को पता लगाने के लिए किया जाता है। ये कब काउंट नहीं करेगा? जब ये भी नल हो, ये भी नल हो और ये भी नल हो। तो इसका आंसर क्या आ गया? 6। तो काउंट स्टार का यूज टेबल में रिकॉर्ड्स की संख्या पता लगाने के लिए किया जाता है। किया जाता है। तो काउंट स्टार भी कर सकते हो और काउंट के बाद कॉलम का नेम भी लिख सकते हो, लेकिन इन फंक्शन में स्टार नहीं होता। मैक्स, मिन, एवरेज और सम फंक्शन में नहीं होता। क्लियर है? तो यहां पर मैं एक और कॉलम जोड़ देता हूं। ब्रांच। देखो, ब्रांच थी सपोज CS, IT, BCA, CS, IT, CS, BCA, ठीक है। अब किसी ने मुझे बोला कि आप काउंटिंग, ओके, आप मैक्सिमम फाइंड आउट करो परसेंटेज के बेस पे। मैक्सिमम क्या करो? मैक्सिमम फाइंड आउट करो परसेंट। तो मेरा मैक्सिमम क्या है? 81। लेकिन अगर कोई मेरे को बोलता है कि हर ब्रांच का मैक्सिमम फाइंड आउट करो, तो CS ब्रांच में कौन कौन है? CS, CS, CS। तो CS का कौन सा है? 81। IT में कौन है? IT और IT में क्या है? BCA में क्या है? 79। लेकिन हमारे पास जो क्वेरी है ना वो कुछ ऐसी है, देखो, सेलेक्ट मैक्स परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 81। हमें ये नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए? हमें कुछ ऐसा चाहिए कि ये फंक्शन अप्लाई होए, लेकिन किस पे? इस टेबल पर। कौन सी टेबल पे? स्टूडेंट आईडी, नेम, परसेंटेज को मैं एक बार शॉर्ट में लिख रहा हूं, ब्रांच 101 राम 76 CS, 104 चंचल 81 CS और 106 अजय 76 और C। अगर इस टेबल पे ये अप्लाई होगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 81। फिर यही मेरे को चाहता हूं मैं, यही क्वेरी इस पे भी अप्लाई हो। एक 102 भानु 79 IT 105 राम 74। अगर इस पे भी यही क्वेरी अप्लाई हो जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा 79। और इसी तरीके से BCA वाला, BCA में कौन था? 103 मोहन 73 BCA और 107 दिव्या 79 और BCA। अगर इस पे भी ये अप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर रहा हूं वहां पे? ब्रांच के अकॉर्डिंग। CS वालों को अलग कर दिया, IT वालों को अलग कर दिया और BCA वालों को मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये मेरी ओरिजिनल टेबल थी, इसको मैं चाहता हूं किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर दूं? ब्रांच के अकॉर्डिंग। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट ग्रुप बाय ब्रांच। तो एक बार मैं इसको हटा, सेलेक्ट जो भी है फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय ब्रांच। ये ग्रुप बाय वही काम करेगा जो मैंने अभी किया है। ये ब्रांच कॉलम के अकॉर्डिंग इस टेबल को ऐसे 3 पार्ट में बांट देगा इंटरनली। अब मैं जो भी यहां पे क्वेरी लिख रहा हूं, सेलेक्ट मैक्स परसेंटेज, सेलेक्ट मैक्स परसेंटेज, और हर जो टेबल बनी है उस पर कौन सी क्वेरी लगा देगा, सेलेक्ट मैक्स परसेंटेज फ्रॉम। पहले पे लगाएगा तो आंसर आ जाएगा, दूसरे पे लगाएगा तो तीसरे पे, ये 3 मेरा आंसर आ जाएगा और कॉलम का नाम होगा मैक्स परसेंटेज। अब एक चीज और बताओ, इस रिजल्ट में क्या मैं स्टूडेंट आईडी साथ में ले सकता हूं क्या? सोचो, इस रिजल्ट में इसका आंसर क्या आया? क्या मैं स्टूडेंट आईडी साथ में ले सकता हूं? स्टूडेंट आईडी तो क्या है, 3 अलग अलग है ना मेरे पास, 101, 104 और 106। 81 इस पूरी टेबल का एक रिजल्ट आया। कितना रिजल्ट आया? एक। इसमें मेरे पास 79 आया, लेकिन स्टूडेंट आईडी या नेम दोनों क्या थे? अलग थे। यहां पे 103 और क्या आया? मोहन और दिव्य। क्या इस टेबल के लिए ब्रांच की वैल्यू क्या थी? सेम थी ना। तो यहां पे मैं ये ले सकता हूं CS, यहां पे मैं क्या ले सकता हूं? IT, और यहां पे मैं क्या ले सकता हूं? BCA। इसके अंदर मैं उन कॉलम्स को सेलेक्ट नहीं कर सकता। ओके, मैं वापस लिख रहा हूं, देखो, सेलेक्ट मैक्स परसेंटेज कोमा ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय ब्रांच। मैंने कहा पहले तो ब्रांच के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर दो, वहां पे हमने ग्रुपिंग कर दी। इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, मेरे को स्पेस चाहिए। ग्रुपिंग कर दी, फिर उस ग्रुपिंग पे ये वाली क्वेरी रन करो। एक क्वेरी क्या रन करेगी? मैक्स परसेंटेज का आएगा 81, और ब्रांच कौन सी आ जाएगी? CS। मैक्स परसेंटेज 79, ब्रांच कौन सी आ जाएगी? IT। मैक्स परसेंटेज 79, ब्रांच कौन सी आ जाएगी? दिस इज द फाइनल आउटपुट। दिस इज द फाइनल आउटपुट। मैं यहां पे सिर्फ 2 ही चीजें सिलेक्ट कर सकता हूं, एक वो कॉलम जिसपे कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, और एक वो कॉलम जो किसके अंदर यूज हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुई है? ग्रुपिंग हुई है। दूसरा और कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं कर सकता। करके देखो ना, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, लो इसमें करके देखो। इसमें करके देखो, सेलेक्ट काउंट स्टार कोमा ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय ब्रांच। इसका आउटपुट आएगा 3 CS, 2 IT और 2 BCA। यही आएगा। CS ब्रांच के कितने रिकॉर्ड है? 3। IT के कितने हैं? 2, और BCA के कितने हैं? 2। अब सपोज किसी ने मुझे कहा सर मैंने तो इसमें एक और चीज सेलेक्ट कर ली, क्या? मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया। क्या सेलेक्ट कर लिया? नेम। तो यहां पे नेम का कॉलम और आया। अब बताओ किसका नाम लिखूं यहां पे CS के लिए? राम का लिखूं, चंचल का लिखूं, या अजय का लिखूं? नहीं हो सकता ना। यहां पे नेम में CS तो सारी कॉमन थी, नेम में 3 अलग अलग नाम है, किसका लिखूं? लिख ही नहीं सकता, इसलिए ये कॉलम मैं ग्रुप बाय में सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये अलाउड नहीं होता। तो ग्रुप बाय में मैं कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूं? जिसपे एग्रीगेटेड फंक्शन लगा हो, या जिसके अकॉर्डिंग क्या हो रखी हो? ग्रुपिंग हो रखी हो।
क्लियर है? वेयर क्या करता है? वेयर ओरिजिनल टेबल पर कंडीशन लगाता है। ग्रुप बाय कर दिया, इसमें 3 आ गए, इसमें 2 आ गए और इसमें 2। लेकिन अब मेरे को किसी ने बोला, इसको मैं चेंज कर देता हूं, इसको मैं परसेंटेज कर देता हूं 79 और इसको कर देता हूं 73। इसको मैं ओके सही है, ये भी सही है। अब किसी ने कहा ग्रुपिंग कर दी और हमने काउंट स्टार किया, इसमें 3 आया, इसमें 2 आया और इसमें 1 आया। उसने मुझे ये बोला था कि ब्रांच के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करो और फिर उन स्टूडेंट्स को काउंट करो जिनकी परसेंटेज किससे ज्यादा है, 75 से ज्यादा है। मेरी प्रॉब्लम समझना, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर वो मुझे बोलता ना उन सभी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करो जिनकी परसेंटेज 75 से ज्यादा है, तो मैं वेयर लगा देता। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम वेयर परसेंटेज ग्रेटर देन 75। वो मुझे बोल रहा है पहले तो आप ब्रांच के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करो, फिर उस ग्रुप में 3 ग्रुप बन गए, उस ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को काउंट करो जिनकी परसेंटेज 75 से ज्यादा है। पहले ग्रुपिंग करनी है और फिर कंडीशन लगानी है। वेयर ग्रुपिंग नहीं करता, पहले ही कंडीशन लगा देता है। अगर मुझे ग्रुपिंग के बाद कंडीशन लगानी है तो मैं कौन सा यूज करूंगा? हैविंग। हैविंग काम करता है जो इंटरमीडिएट टेबल्स बनी है ना ग्रुपिंग के बाद, उस पे कंडीशन लगाने के लिए, उस पे कंडीशन लगाने के लिए। तो हैविंग करा मैंने, वो ऊपर वाला ले लेता हूं मैं इसमें। नहीं, पहले वेयर हमेशा पहले लगता है ग्रुप बाय से। जब मैंने कल ऑर्डर लिखाया था तो ऊपर पहले वेयर लिखाया था, फिर ग्रुप बाय लिखाया था, फिर हैविंग लगाया था, फिर ऑर्डर बाय लिखाया था। तो अगर आप वेयर लगाओगे तो वो ग्रुप बाय से पहले लगेगा, हैविंग लगाओगे तो वो ग्रुप बाय के, और ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में लगता है और उसके बाद लिमिट लगता है। मैंने कहा सेलेक्ट मैक्स परसेंटेज फ्रॉम, ओके काउंट पढ़ा था, चलो काउंट स्टार, सेलेक्ट काउंट स्टार ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय ब्रांच हैविंग, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, हैविंग। हैविंग परसेंटेज ग्रेटर देन 75। इसको ऐसे नहीं करके इसको कुछ और लिखते हुए कर लेगा। देख, हैविंग एवरेज परसेंटेज ग्रेटर देन 75, ग्रेटर देन 75। मैं कह रहा हूं इनकी जो एवरेज परसेंटेज का एवरेज है वो किससे ज्यादा हो, 75 से ज्यादा हो। तो हैविंग कब काम करता है, ग्रुप बाय के बाद। वेयर कब काम करता है, ग्रुप बाय से पहले। ग्रुप बाय वेयर ओरिजिनल टेबल पे काम करता है, हैविंग इंटरमीडिएट टेबल्स पे क्या करता है, काम करता है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ, जो ग्रुप बाय के बाद में टेबल्स बनती है। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या है, ग्रुप बाय और हैविंग क्लोज। पूरा रिकॉर्ड नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो आप, ग्रुपिंग तीनों के अकॉर्डिंग करो। तो ग्रुपिंग तीनों के अकॉर्डिंग करेगा तो इसका एक ग्रुप बनेगा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने रिकॉर्ड है उतने क्या बन जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे। उतने क्या बन जाएंगे, नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पे तो एक ही रिजल्ट आएगा ना। एक रिजल्ट को आप 10 के साथ कैसे मैच करोगे, तो इसलिए यहां पे उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि यहां पे आप वही कॉलम ले सकते हो जिसपे या तो एग्रीगेटेड फंक्शन लगाओ या जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या की है, ग्रुपिंग करी है। चलो चलो एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं नेस्टेड क्वेरी का। ठीक है, मेरे पास 2 टेबल्स थी। मेरे पास एक टेबल थी ये वाली, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, मेरे पास एक टेबल थी ये वाली,
डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, एचओडी नेम और सैलरी। ठीक है, मेरे पास एम्प्लॉय टेबल में कुछ रिकॉर्ड था 101, 102 डॉट डॉट डॉट, राम श्याम 100, ओके, डी 101, डी 101, डी 102 समथिंग लाइक दिस। डिपार्टमेंट आईडी इधर मेरे पास था डी 101, डिपार्टमेंट का जो एचओडी है वो है गणेश, उसकी सैलरी जो है वो है 99,000। डी 102 डिपार्टमेंट का जो एचओडी है वो है अशोक, उसकी सैलरी है 80,000। अब किसी ने मुझे बोला उन एम्प्लॉइज की डिटेल, उन एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड शो करो जिनका एचओडी गणेश है, जिनका एचओडी गणेश है। कैसे करें? क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में एचओडी का नेम नहीं है, एम्प्लॉय टेबल में एचओडी का नेम नहीं है और एचओडी के नेम वाले में एम्प्लॉय की डिटेल्स नहीं है, लेकिन दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, डिपार्टमेंट आईडी। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं गणेश एचओडी का डिपार्टमेंट आईडी ले लेता हूं। गणेश जिस ब्रांच का एचओडी है उसका क्या ले लो? डिपार्टमेंट आईडी। क्या क्वेरी लिखे? सही है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर एचओडी नेम इक्वल्स गणेश। सही है। इससे मुझे मिलेगा 10D101। इससे क्या मिलेगा? और इसके ऊपर मैं एक क्वेरी लिख देता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल, और ये पूरी क्वेरी है। एक क्वेरी के अंदर मैंने क्या लिख दी? दूसरी क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल के बाद मैंने ये पूरी की पूरी क्वेरी क्या कर दी? इसके अंदर लिख दी। इसको बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी। अब इसमें क्या होगा? पहले अंदर वाली क्वेरी रन करेगी। अगर ये क्वेरी रन करेगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? D101। अब D101 से ये वाली क्वेरी रन करेगी तो मुझे उन एम्प्लॉइज की डिटेल मिल जाएगी जो कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं? D101 को बिलोंग करते हैं। समझ गए? पहले इनर क्वेरी रन होगी, उसका आउटपुट आउटर क्वेरी में जाएगा और उसके आउटपुट से आउटर क्वेरी रन होगी और मुझे क्या मिल जाएगा? फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो नेस्टेड क्वेरी क्या है? क्वेरी इनसाइड क्वेरी is called nested query। हाँ, अभी हम बात करते हैं उस पर भी। ठीक है। क्वेरी इनसाइड क्वेरी इज कॉल्ड नेस्टेड क्वेरी। क्वेरी के अंदर जो अगर क्वेरी है तो वो क्या होती है? नेस्टेड क्वेरी होती है। ठीक है। बाहर वाली क्वेरी आउटर होती है, आउटर क्वेरी, और अंदर वाली क्वेरी इनर क्वेरी। पहले इनर क्वेरी रन करती है और उसके रिजल्ट से आउटर क्वेरी रन करती है। पहले इनर क्वेरी रन करती है और उसके रिजल्ट से क्या रन करता है? आउटर क्वेरी रन करता है। तो इसका रिजल्ट जो भी आएगा उससे ये क्वेरी रन करेगी। इसका रिजल्ट आया D101, वो रिजल्ट से ये वाली क्वेरी रन करेगी तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 101, 102। ठीक है, जो भी D101 से बिलोंग करते हैं।
अब तेरा क्वेश्चन है कि मान ले यहां पे एक और होता गणेश और उसकी आईडी होती D103, तो अब ये इनर वाला मुझे कितने रिजल्ट देता, 2 ऐसे, यही रिजल्ट देता ना। तो ये तो गलत हो गया ना, अगर मैं इस क्वेरी की बात करूं तो ये तो गलत हो गई, क्योंकि इक्वल के बाद 2 तो आ ही नहीं सकते। तो हमें क्या लगाना पड़ता है, या तो एंड लगाना पड़ता है बीच में। तो अगर इनर क्वेरी मल्टीपल आउटपुट्स दे रहा है तो हम इक्वल यूज नहीं कर सकते, हमें क्या यूज करना पड़ता है, क्या यूज करना पड़ता है, इन। अगर इनर क्वेरी एक आउटपुट देगा तो बाहर वाली क्वेरी में इक्वल यूज हो सकता है। अगर यार इस क्वेरी को इस टेबल पे रन कर, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट एचओडी नेम इक्वल्स टू, तो क्या आया D101 और D103 आया, वही तो लिखे। जब रन होएगी तो प्रोसेस से रन होएगी ना, तो पहले ये रन होएगी, इसका आउटपुट किसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। अब आपने सपोज इसमें क्या लगाया हुआ है, ये क्वेरी देंगे ना जो लिखी हुई है सामने तेरे, ये वाला जो अभी आपको दिख रहा है इतना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल ब्रैकेट सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम दिस। इसका जो अगर मैंने ये क्वेरी लिखी तो वो मुझे एरर देगा। वो एरर क्यों देगा, वो कहेगा इनर क्वेरी मल्टीपल रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रहा है, और आपने यहां पे क्या लगाया है, इक्वल। अगर इनर क्वेरी एक ही रिटर्न करता तो ये रन हो जाता, और अगर मल्टीपल कर रहा है तो आप यहां पे क्या लगा सकते हो, इन लगाते ही ये क्वेरी क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी इज कॉल्ड एज नेस्टेड। कितने भी लेवल नेस्टेड हो सकता है, इसके अंदर ये, इसके अंदर वो, ठीक है। लास्ट में यहां लगेगा। एक होती है कोरिलेटेड क्वेरी, ये लास्ट क्वेरी पढ़ेंगे हम, कोरिलेटेड क्वेरी। ये भी ना सिमिलर सी होती है, नेस्टेड क्वेरी जैसी ही होती है, लेकिन इसमें एक चीज होती है, देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी एज E1। मैंने ईएमपी जो टेबल का नाम है उसको एक नया नाम और दे दिया, क्या, E1। वेयर 1 इक्वल सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय एज E2, वेयर E1 डॉट सैलरी ग्रेटर देन E2 डॉट सैलरी। ओके, यहां पे देखो मैंने क्या करा है, तो इन नेस्टेड क्वेरी जैसे ही, लेकिन इसके अंदर नेस्टेड क्वेरी के अंदर मैंने किसका यूज कर लिया, E1 का। E1 कौन सी क्वेरी का है, बाहर वाली क्वेरी का है, उसको यूज किस में किया, अंदर वाली क्वेरी में। अगर बाहर वाली क्वेरी को मैं अंदर वाली क्वेरी में यूज कर रहा हूं तो वो कौन सी क्वेरी कहलाती है, कोरिलेटेड। अगर बाहर वाली क्वेरी को मैं अंदर वाली क्वेरी में यूज नहीं कर रहा तो वो कौन सी कहलाती है, नेस्टेड। अब ये नहीं करेगा ना, कोरिलेटेड नहीं काम करती है इससे, तो कोरिलेटेड अलग तरीके से काम करती है। कोरिलेटेड में अब ये बाहर वाली क्वेरी की पहली रो सेलेक्ट करेगा और उस पहली रो के लिए अंदर वाली क्वेरी रन करेगा, फिर बाहर वाली क्वेरी के लिए दूसरी रो सेलेक्ट करेगा, फिर उसके लिए कौन सी क्वेरी रन करेगा, अंदर वाली रन करेगा। नेस्टेड में क्या था, पहले अंदर वाली क्वेरी रन करती थी, उसका रिजल्ट बाहर वाली क्वेरी में पास हो जाता, खत्म। कोरिलेटेड में क्या है, पहले बाहर वाली क्वेरी की पहला रिकॉर्ड लेगा, उसके लिए अंदर वाली पूरी क्वेरी रन होगी। अगर ये कंडीशन मैच हो जाएगी तो वो रो आ जाएगी, अगर कंडीशन मैच नहीं होगी तो वो रो
नहीं आएगी, फिर बाहर वाली दूसरी होगी, फिर अंदर वाला पूरा रन होगा, लूप जैसे, नेस्टेड लूप जैसे। तो अगर इनर क्वेरी में आउटर क्वेरी के रेफरेंस को यूज किया जाता है तो उससे कोरिलेटेड क्वेरी कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? कोरिलेटेड क्वेरी। हाँ, कंडीशन की वजह से नहीं है, कोरिलेटेड क्वेरी इस वजह से है क्योंकि बाहर वाली टेबल को मैंने क्या नाम दिया, जब मैंने अंदर वाली क्वेरी लिखी उसके अंदर क्या यूज किया, यहाँ टेबल तो बनी हुई है, यहाँ सैलरी ले ले 15,000, 18,000, 20,000, ठीक है। इसको क्या पता कि ये इवन है? अरे इवन तो मैंने लिखा है ना, एम्प्लॉय एज E1, तो एम्प्लॉय इस बाहर वाली एम्प्लॉय टेबल को क्या मानेगा? E1, ओके, ये होगी मेरी E1 टेबल, ठीक है। बाहर वाली टेबल कौन सी होगी? नीचे जो फ्रॉम एम्प्लॉय की जगह यहाँ पर सब सही है, वो 101, 102 राम श्याम, D101, D101, 15,000, 18K और 20K। जब क्वेरी रीड होएगी तो पूरी क्वेरी एक बार पहले रीड तो करेगा, रीड करेगा तो उसको पता चल गया इसको क्या रेफरेंस दिया और इस रेफरेंस को कहां यूज किया, तो उसको पता चल जाएगा कोरिलेटेड है। अगर इस रेफरेंस को नीचे यूज नहीं किया तो उसको पता चल जाएगा नेस्टेड है। हाँ, अब ये मैंने दोनों टेबल लिख दी, दोनों टेबल एक ही है लेकिन उसको दो नाम दे दिए, एक E1 और एक E2। क्योंकि ये कोरिलेटेड है तो सबसे पहले ये रो उठाओ, 101 राम, D101 और 15,000 ली। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एज E1 वेयर 1 इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू जो भी है, सबसे पहले ये वाली रो उठाया, अंदर वाली क्वेरी में चले। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एज E2 वेयर E1 की सैलरी E2 की सैलरी से ज्यादा है। E1 की सैलरी क्या है? अरे रुक तो जा, मुझे पहुंचने तो दे वहां तक। यहां पे E1 में सबसे पहले ये रिकॉर्ड उठाया तो E1 की सैलरी क्या है? E2 की सैलरी यहां पे कंपेयर करी, 15,000 15,000 से बड़ा है क्या? नहीं है, ये तो काउंट स्टार में नहीं आएगा ना। 18 के 15,000 से बड़ा है, काउंट स्टार में आएगा। 20 के 15,000 से बड़ा है, काउंट स्टार में आएगा। कितने आए काउंट स्टार में? 1 इक्वल्स टू यहां पे क्या आया? 2। मैच हुआ? नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं हुआ। अगला 18,000 वाला, 18,000 के लिए वापस चलो। 18,000 15,000 से बड़ा है, सही है? 1। 18,000 18,000 से बड़ा है, गलत। 18,000 20,000 से बड़ा है, गलत। कितना आया? 1। 1 बराबर ये वाला रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा। और 20,000 पे क्या आएगा इधर? 0। 1 बराबर 0 नहीं है तो ये भी रिकॉर्ड सिलेक्ट नहीं होगा। अल्टीमेटली आप इस टेबल में से सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकाल रहे हो। काउंट स्टार उस कॉलम में जितनी नॉट नल होती है काउंट स्टार यूज कर रहे हैं, उस टेबल में जितने रिकॉर्ड्स होते हैं वो लेता है। तो कोरिलेटेड क्वेरी कैसे काम करती है, ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। काउंट कॉलम का नेम दिया हुआ है तो वो नॉट नल वैल्यूज को काउंट करेगा, नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा। तो देखो एक है नेस्टेड, नेस्टेड का क्या? क्वेरी के अंदर क्वेरी, लेकिन आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है।
अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि मैंने क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखी है और आउटर क्वेरी का इनर क्वेरी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये किस प्रकार की क्वेरी है? आंसर है नेस्टेड क्वेरी। और अगर आउटर क्वेरी का इनर क्वेरी से रिलेशनशिप है तो ये किस प्रकार की क्वेरी है? आंसर है कोरिलेटेड क्वेरी। ओके, अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे। देख, क्वेरी लिख के दे सकता है, टेबल का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के क्वेरी लिख के दे सकता है, आउटपुट पूछ सकता है। सिंपल सा 4 सिंटैक्स है, ए बी सी डी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस लिस्ट, ऊपर लिख सकता है कि इनमें से कौन सा वैलिड सिंटैक्स है, इनमें से कौन सा वैलिड सिंटैक्स है, सेलेक्ट क्वेरी का कौन सा वैलिड है। या मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें ये कॉलम है, मुझे ये कॉलम सेलेक्ट करने हैं इस कंडीशन पे, तो नीचे दी हुई क्वेरी में से कौन सी क्वेरी आप लगाओगे। या फिर सिंपल है, टेबल में नए कॉलम को जोड़ने के लिए आप कौन सी क्वेरी का यूज करोगे? ऑल्टर क्वेरी का। टेबल को हटाने के लिए आप कौन सी क्वेरी का यूज करोगे? इसमें नहीं आएंगे, वो ऐसे ही थे जैसे मैंने तेरे को बताया अभी। क्वेरी वाले 2 क्वेरी वाले क्वेश्चन थे, एक सेलेक्ट पे था, एक शायद इंसर्ट या अपडेट पे था। क्वेरी पे क्वेश्चन पूछा गया था, एक डीडीएल डीएमएल पे शायद क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एफडी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, सपोज मेरे पास ये एक टेबल है, अल्फा गामा, या ए और बी मान लेते हैं, आसान करते हैं, ए और बी, A1 A2 A1 A2 A3, B1 B2 B1 B2 B2। ये मेरे पास एक टेबल है, टेबल भी ना बोलूं तो उससे बेटर बोलता हूं टेबल का इंस्टेंस है। इंस्टेंस का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास ये रिकॉर्ड था, फिलहाल ये रिकॉर्ड है। तो क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बोलते हैं? देखो, फंक्शनल डिपेंडेंसी में मैं ऐसे लिखता हूं A टेंड्स टू B, इसका मतलब है फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसका मतलब है कि अगर मुझे A की वैल्यू पता है तो मैं आपको B की वैल्यू बता सकता हूं यूनिकली। अगर मुझे किसकी वैल्यू पता है? A की, तो मैं किसकी वैल्यू बता सकता हूं? B की। ये मैथमेटिकली टर्म होती है, लेकिन मैथ्स में ये होता है कि अगर मुझे A पता है तो मैं B कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां पे कैलकुलेट नहीं होगा, इसका मतलब है अगर मुझे A पता है तो मैं आपको क्या बता दूंगा? यूनिकली। यूनिकली का मतलब A की से एक वैल्यू के लिए B की भी एक ही वैल्यू होगी। तो यहां पे क्या ये सही है क्या? अगर मैं कहूं A की वैल्यू A1 है तो आप मुझे B की वैल्यू बताओ, B की वैल्यू बता। अगर A की वैल्यू A1 है तो B की वैल्यू क्या होगी? B1 होगी ना। दोनों जगह है तो वैल्यू सेम ना, दो वैल्यू तो नहीं आ रही ना। अगर A की वैल्यू A2 है तो B की वैल्यू बताओ। अगर A की वैल्यू A3 है तो B की वैल्यू बताओ। एक ही वैल्यू बता पा रहे हो ना, एक से ज्यादा वैल्यू तो नहीं बता पा रहे। इसका मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करती है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी सही है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि अगर मुझे A की वैल्यू पता है तो मैं बोलूंगा कि B की वैल्यू को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। जब मैं उल्टा बोल दूं, अगर मेरे को A की वैल्यू से मैं B को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लूं तो इट मींस A टेंड्स टू B, फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। अगर A की वैल्यू से हम B की वैल्यू को यूनिकली यूनिकली सर्च कर सकते हैं, तो A टेंड्स टू B, फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है।
क्या इसी एग्जाम्पल में B टेंड्स टू A फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है? क्यों नहीं कर रही? कि B2 की वैल्यू के लिए A2 की मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है? 2, A2 और A3। तो यहां B से A की तरफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन A से B की तरफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां पे A से B कर रही है, और अगर A से B कर रही है तो A को बोलते हैं डिटर्मिनेंट और B को बोलते हैं डिटरमाइंड। तो A को बोलते हैं डिटर्मिनेंट और B को बोलते हैं डिटरमाइंड नहीं, सॉरी, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट सबके लिए ट्रू होनी चाहिए। अगर एक के लिए भी ट्रू नहीं है तो ये एडजस्ट नहीं करेंगे। तो अगर मेरे पास ये, अगर इसके बाद कोई मुझे कहे कि सर ये स्नैपशॉट आ गया A2 B3, तो A2 की दो वैल्यू, सेम वैल्यू के लिए B2 की कितनी वैल्यू मिल रही है? 2, तो ये एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक मेरे पास ये स्नैपशॉट था तो कर रही है, तो मेरे पास कर रही है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि अगर एक मुझे किसी कॉलम की वैल्यू पता है और उस कॉलम की वैल्यू से मैं दूसरे कॉलम की वैल्यू को बता सकता हूं यूनिकली, तो हम बोलते हैं कि A to B फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। इसमें हम ऐसा लिखते हैं, देखो RABC। R का मतलब हो गया रिलेशन, A का मतलब हो गया कॉलम, ये तीनों क्या हो गए? कॉलम के नाम। ये तीनों क्या हो गए? कॉलम के नाम। और अगर कोई मेरे को बोलता है कि A से B फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब हो गया एक वैल्यू के लिए B की मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी? एक ही वैल्यू मिलेगी। और मेरे को कोई बोल रहा है B से C फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, मैं बोल रहा हूं कर रही है, तो मेरी टेबल कुछ ऐसी होगी, देखो सही है क्या? ये क्या इस टेबल के लिए ये दोनों रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है? कर रही है ना, एकदम कर रही है। ए की अगर मैं आपको कहूं आंख बंद करके ए की वैल्यू A1 है, B बताओ, आप कहोगे B1। ए की वैल्यू A2 है, आप बताओगे B1। ए की वैल्यू A3 है तो आपके बताओगे ए की तो आ रही है। और अगर मैं B की वैल्यू B1 है तो C की क्या है? C1। एकदम एडजस्ट कर रही है। क्या ये कर रही है? ये तो कर रही है अभी भी, लेकिन ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि B की B1 वैल्यू के लिए C की कितनी वैल्यू मिल रही है? 2 वैल्यू मिल रही है। ये भी नहीं कर रही। क्या इस एग्जाम्पल में A टेंड्स टू C एग्जिस्ट कर रही है? बहुत सिंपल है। अगर A की सारी वैल्यू अलग है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। A1 A2 A3 कहां सोचने की जरूरत है? इसकी वैल्यू चाहे एक हो चाहे अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर B की सारी वैल्यू सेम है, तो अगर B इस तरफ आ गया और B की सारी वैल्यू सेम है तो वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। और अगर A की सारी वैल्यू यूनिक है तो भी वो हमेशा क्या करेगी? एग्जिस्ट करती है। ओके, तो यहां पे ये जो चीज मैं लिख रहा हूं ना, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये एक्चुअल में किस पे अप्लाई होती है? स्नैपशॉट पे, इंस्टेंस पे। जब फिर मैं बोलूं कि मेरे पास एक रिलेशन है, उसके अंदर 3 कॉलम है, उसमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, तो जब मैं डेटा इंसर्ट करूंगा ना, तो मुझे डेटा इस हिसाब से इंसर्ट करना पड़ेगा कि वो फंक्शनल डिपेंडेंसी वोलेशन नहीं हो। समझ रहे हो? तो A से B, B से C, तो यहां पे ये एडजस्ट नहीं कर रही, यहां पे मैं इसको सही कर देता हूं वापिस से C1 C1 C1। ओके, तो इस पे ध्यान रखना, क्वेश्चन मिल सकता है कि वो क्वेश्चन दे दे A टेंड्स टू B, A को क्या बोला जाता है? डिटर्मिनेंट, और B को क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट। B को क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट। अब देखो A से B मिल रहा है,
बी से सी मिल रहा है, ए से क्या मिल रहा है बी, बी से क्या मिल रहा है सी, तो ए से दोनों नहीं मिल जाएंगे क्या? ए से बी मिल रहा है, बी से क्या मिल रहा है सी, ए से दोनों मिल जाएंगे ना, ए से बी और सी दोनों मिल जाएंगे। ओके, मैं उससे पहले एक रूल पढ़ाता हूं जिसको बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स। आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम, इस पे सीधा क्वेश्चन मिल सकता है आपको पेपर। तीन चीजें याद करनी है, आर ए टी, रैट। आर का मतलब है रिफ्लेक्टिविटी, ए का मतलब है ऑगमेंटेशन और टी का मतलब है ट्रांजिटिविटी। रिफ्लेक्टिविटी, ऑगमेंटेशन एंड ट्रांजिटिविटी। रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है? देखो एक चीज बताओ, मैं कह रहा हूं मुझे ए पता है, मुझे बी पता है, तो यार मुझे ए और बी पता है, तो क्या मैं उससे ए फाइंड आउट नहीं कर सकता? बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं किसी विंडो पे गया, मैंने कहा मेरा नाम शीशव है, मेरे पापा का नाम सुरेंद्र जैन है, वो कहता अच्छा आपका नाम शीशव है, तो जो मैंने उसको बताया है वही तो वो मुझे वापस बता रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं कह रहा हूं अगर मुझे ए और बी दोनों पता है तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूं? ए भी निकाल सकता हूं। अगर मैं ए और बी दोनों पता है तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूं? बी भी निकाल सकता हूं। और ए और बी अगर मुझे दोनों पता है तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूं? ए बी, वो भी बता सकता हूं। कुछ नया थोड़ी ना बताया, किसी ज्योतिष के पास गए हम, उसको हमने अपनी डिटेल बताई, वो वही निकाल के मुझे बता रहा है कि आपका नाम शीशव है। मेरे को पता है, नई चीज बता। तो मैं कह रहा हूं देखो, अल्फा टेंड्स टू बीटा है, अल्फा टेंड्स टू बीटा। यहां अल्फा को ये मत मानना एक है, एक भी हो सकता है, ग्रुपिंग भी हो सकती है, कितने भी हो सकते हैं। और बीटा इज सबसेट ऑफ अल्फा है। बीटा किसका सबसेट है? अल्फा का है। बीटा इज ए सबसेट ऑफ अल्फा। तो अल्फा टेंड्स टू बीटा हमेशा क्या होगा? देन अल्फा टेंड्स टू बीटा इज ऑलवेज ट्रू। वो टेक्निकल सा हो रहा है। अल्फा टेंड्स टू बीटा, यही एग्जांपल ले लो, यहां अल्फा ए बी और बीटा क्या है? ए है। अल्फा टेंड्स टू बीटा, और बीटा अल्फा का क्या हुआ? सबसेट हुआ। ए बी का सबसेट क्या क्या हुआ? तो बीटा इसका क्या हुआ? सबसेट हुआ। तो अगर इसका सबसेट है तो अल्फा टेंड्स टू बीटा ऑलवेज क्या होगा? ट्रू होगा। तो मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ये जो रूल है वो किसका रूल है? रिफ्लेक्टिविटी का। ठीक है, अगर ए बी टेंड्स टू ए है, या ए बी टेंड्स टू बी है, या ए बी टेंड्स टू ए बी है, तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है ना, कि वो लेफ्ट साइड में मेरे पास जो है वही तो राइट साइड में है, तो वो उसका सबसेट है, तो वो तो हमेशा ही ट्रू होगा। ओके, किसी ने मुझे कहा मेरे को ए पता है, ए से मुझे बी मिल रहा है, ए से मुझे क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। अगर ए के साथ मैं सी लगा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? सी भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत हो रही है? मुझे ए से बी मिल रहा है, अगर ए के साथ मैं सी लगा दूं तो मुझे बी सी मिल जाएगा। तो अगर मेरे को ए से बी मिल रहा है, देखो मेरी बात, अगर मुझे ए से बी मिल रहा है, अगर मैं इस ए के साथ कुछ भी लगा दूं, जब मैं इसको ऐसे बोल देता हूं सेकंड, अगर मुझे अल्फा से बीटा मिल रहा है, अगर मैं अल्फा के साथ गामा लगा दूं तो मुझे बीटा के साथ भी गामा मिल जाएगा। ये जो रूल है ये कौन सा है? ऑगमेंटेशन। ये रूल कौन सा है? तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स में कौन कौन से रूल होते हैं? RAT, रैट याद करना है, रिफ्लेक्टिविटी, ऑगमेंटेशन और ट्रांजिटिव। तीसरा ट्रांजिटिव रूल क्या बोल रहा है? अगर मुझे अल्फा से बीटा मिल रहा है और बीटा से गामा मिलता है, तो मैं बोलूंगा मुझे अल्फा से क्या मिल जाएगा? गामा मिल जाएगा।
अल्फा से क्या मिल जाएगा, गामा मिल जाएगा। ये कौन सा रूल है, ये तीसरा रूल है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिविटी रूल्स। वैसा ही कुछ है, लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसीज में यूज होता है। बहुत लंबा टॉपिक है। रूल और भी है, अगर मुझे अल्फा से बीटा मिलता है और अल्फा से गामा मिलता है तो मैं बोल सकता हूं मुझे अल्फा से बीटा और गामा दोनों मिल जाएगा। इसको बोलते हैं यूनियन रूल। इसको क्या बोलते हैं, अगर मुझे अल्फा से बीटा और गामा मिलता है तो मैं बोल सकता हूं मुझे अल्फा से बीटा भी मिलेगा और अल्फा से गामा भी मिलेगा। पहला यूनियन रूल लगाया, अगला मैंने उसको तोड़ दिया, अगला मैंने उसको तोड़ दिया, तो इस रूल को बोलते हैं डीकंपोजिशन रूल। ये थोड़ी ना पॉसिबल है, अगर मुझे अल्फा बीटा से गामा मिलता है तो मैं बोल सकता हूं मुझे अल्फा से गामा मिल जाएगा। अगर मुझे अल्फा बीटा से गामा मिलता है तो मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूं कि आपको अल्फा से गामा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। बीटा भी तो चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम भी तो चाहिए, जन्म कुंडली निकालनी है तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से थोड़ी ना हो जाएगा। मैं कह रहा हूं मेरे को डेट ऑफ बर्थ और टाइम से मेरी कुंडली निकलती है, वो कह रहा है डेट ऑफ बर्थ से भी निकल जाएगी, नहीं निकलेगी सर, दोनों चाहिए। ये सही था, अल्फा से बीटा गामा दोनों मिलते हैं, इसका मतलब अल्फा से बीटा भी मिल सकता है और अल्फा से गामा में, ये गलत है, ये गलत है। ओके, तो ये मेरे पास तीन रूल थे जिसको बोलते हैं आर्मस्ट्रांग रूल। ओके, अगर मैं कह रहा हूं, चलो मुझे नहीं पता पहले नॉर्मलाइजेशन कैसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, टाइप्स ऑफ फंक्शनल, दो तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, एक होती है ट्रिवियल और एक होती है नॉन ट्रिवियल। मैं जल्दी से समझा रहा हूं, पहला ट्रिवियल, अल्फा टेंड्स टू बीटा एंड बीटा is subset of, then it is called trivial। ए बी से ए मिल रहा है, क्या ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, सही है ना। ए बी से ए मिल रहा है, अल्फा ये है बीटा ये है, और बीटा अल्फा का क्या है, सबसेट है, तो मैं बोल दूंगा ये ट्रिवियल है। सेकेंड इज नॉन ट्रिवियल, alpha tends to beta and beta is not a subset of alpha, then it is called A से B मिल रहा है, A से B मिल रहा है, ये कैसा हो गया, मैं कुछ बता रहा हूं ज्योतिषी को, वो मुझे कुछ नया बता रहा है, तो वो कैसा हो गया, नॉन ट्रिवियल, और वो मुझे वही बता रहे तो वो कैसा हो गया, ट्रिवियल हो गया। तो ऑब्वियसली इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ वही है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी दो तरह की होती है, एक ट्रिवियल और एक नॉन ट्रिवियल। तो यहां पे मेरे पास दो तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। ओके, अब समझते हैं, अब एनामोलिस को समझते हैं। एनामोलिस को हिंदी में बोलते हैं विसंगति। विसंगति का क्या मतलब होता है, प्रॉब्लम्स। एनामोलिस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। यहां पे मेरे पास तीन तरह की प्रॉब्लम्स है, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। मेरे पास एक टेबल है, आईडी, नेम, ब्रांच नेम, एचओडी नेम, एचओडी मोबाइल नंबर।
कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें ये मेरा प्राइमरी की है, दिस इज माई पीके। ठीक है, अब सपोज मुझे ब्रांच ऐड करनी है, सीएस ब्रांच ऐड करनी है जिसका एचओडी डूंगर है और उसके मोबाइल नंबर है कुछ, तो इसमें क्या मैं एचओडी ब्रांच ऐड कर सकता हूं क्या? क्वेरी लगा भी दूंगा तो क्या होगा? मैं क्वेरी लगा देता हूं, कौन सी लगाऊं? इंसर्ट इनटू जो भी ब्रांच थी, टेबल थी, स्टूडेंट सेट ब्रांच नेम CS, एचओडी नेम डूंगर और एचओडी मोबाइल नंबर इक्वल टू जो भी उसका मोबाइल नंबर था 7879 जो भी था। ये क्वेरी रन हो जाएगी क्या? क्यों होगी? वो प्राइमरी की बैठा है, पीके आईडी क्या बैठा है? प्राइमरी की, और प्राइमरी की के अंदर नल जा ही नहीं सकता। और जब मैं ये क्वेरी करता हूं तो आईडी और नेम में क्या आएगा? नल आएगा। आईडी और नेम में क्या आएगा? नल आएगा। प्राइमरी की में नल जा नहीं सकता। तो कोई टेबल में कोई दिक्कत नहीं है क्या? स्टूडेंट के बिना ब्रांच एग्जिस्ट नहीं कर सकती? कहाँ है? खाली पड़ी इंसर्ट क्वेरी। चलो पहले से डिटेल भी है, लेकिन इंसर्ट क्वेरी तो नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेगी। इसमें ये रिकॉर्ड आप इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी की बैठा है। क्योंकि वो क्या बैठा है? प्राइमरी की बैठा है। हमारा भी कंडीशंस यही है ना, ये प्रॉब्लम ही तो समझ रहे हैं हम कि इंसर्शन पॉसिबल होना चाहिए था। होना क्यों चाहिए था? क्योंकि स्टूडेंट के बिना भी तो ब्रांच एडजस्ट करती है। थोड़े दिनों की बात है, ईसीबी में आईटी ब्रांच खाली जाने लग जाएगी, 15-20 स्टूडेंट पे तो आ गए, तो ब्रांच तो एडजस्ट कर सकती है ना। लेकिन ये इंसर्ट रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट होगा जब तक मेरे पास इस ब्रांच में कोई स्टूडेंट नहीं है। अगर इस ब्रांच में मेरे पास ऑलरेडी कुछ ऐसा था, लेकिन ये रिकॉर्ड अभी भी इंसर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको इंसर्ट करने के लिए मुझे इसकी वैल्यू देना कंपलसरी था। इसको बोलते हैं इंसर्शन एनोमली। इंसर्ट करते हुए ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे टेबल ऐसी बनाई, उसमें स्टूडेंट और उसके एचओडी, उसके ब्रांच के एचओडी का रिकॉर्ड एक ही टेबल में मैंने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। चलो, ये तो होगी इंसर्शन एनोमली। दूसरी समझते हैं। इस क्वेरी का आउटपुट बताना मुझे जल्दी से। अपडेट टेबल, टेबल का नेम, सेट एचओडी नेम इक्वल्स टू कैलाश, वेयर आईडी इक्वल्स टू 101। कैलाश कर देगा। क्या ये रिकॉर्ड अब सही है? गलत हो गया ना। अगर मैं बोलता हूं 102 जो सीएस ब्रांच का स्टूडेंट है उसके एचओडी का नाम बताओ, वो कहेगा डूंगर है। और 101 जो सीएस ब्रांच का उसके एचओडी का बताओ, वो कहेगा कैलाश है। आप एक ही ब्रांच की दो जानकारियां दे रहे हो मुझे, कैलाश और डूंगर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ही नाम मैंने बार बार क्या कर रखा था? रिपीट कर रखा था। अगर डूंगर एक बार ही होता ना, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती, वो चेंज होकर कैलाश हो जाता। डेटा रिडंडेंसी हो रखी है यहां पे। डेटा रिडंडेंसी का मतलब एक ही रिकॉर्ड बार बार आ रहा है, एक ही चीज बार बार आ रही है। तो यहां पे मैंने रिकॉर्ड को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद मेरा रिकॉर्ड अजीब सा हो गया। क्या आ गई रिकॉर्ड में? इनकंसिस्टेंसी आ गई ना।
इसको बोलते हैं कौन सी? अपडेट एनामोली। कौन सी एनामोली? अपडेट। अब मैं तीसरी क्वेरी रन कर रहा हूं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच इक्वल्स टू CS। जिसकी ब्रांच CS है उसको क्या कर दो? डिलीट कर दो। ब्रांच भी डिलीट हो गई। अब क्या डिलीट होगी? ब्रांच भी, CS ब्रांच ही डिलीट हो गई। CS ब्रांच ही क्या हो गई? डिलीट होगी। हमें ब्रांच थोड़ी ना डिलीट करनी थी, मुझे क्या डिलीट करना था? स्टूडेंट्स डिलीट करने थे। ये प्रॉब्लम होती है, ये कौन सी है? डिलीट एनामोली। प्रॉब्लम समझ रहे हो ना? अब सॉल्यूशन समझाता हूं। यार लिखने से तो बहुत चीजें हो जाती है बेटा, लेकिन हमें तो वही प्रॉब्लम समझनी थी ना। लो, अब मैंने टेबल 2 बना दी, मतलब टेबल को तोड़ दिया। कितनी टेबल्स में? 2 में। क्या इस टेबल में मैं इंसर्ट इजीली कर सकता हूं? इसमें ये प्राइमरी की होगी, इसमें ये प्राइमरी की होगी, और ये आपस में क्या होगी? फॉर्मूला CS डूंगर 787। क्या CS की फिर सेम एंट्री वापस हो सकती है? प्राइमरी की। IT शिशव, BCA अजय, सही है। ओके, क्या मैं इस टेबल में इंसर्ट किए बिना उस टेबल में इंसर्ट कर सकता हूं? एकदम कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? इस टेबल में अगर मुझे MCA ब्रांच बनानी है तो मैं MCA ऐड कर दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस टेबल की एंट्री से कोई रिलेशन नहीं है। इस टेबल में, इस कॉलम में इनमें से चारों वैल्यू आएगी। एक बार मैं चलो फॉरेन की भी भूल जाता हूं, लो नहीं है फॉरेन की। पहला इंसर्शन एनामोली की बात करते हैं। इस टेबल में मैं नई ब्रांच ऐड कर सकता हूं, एकदम कर सकता हूं, विदाउट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर की। दूसरा, डिलीशन की करता हूं। इस टेबल में से मैं CS के सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिलीट करूंगा, क्या ब्रांच डिलीट हो जाएगी? नहीं होगी। अपडेशन की बात करता हूं, डूंगर की जगह हमने कर दिया कैलाश। अब मैंने नेस्टेड क्वेरी रन करी, जिनका ए जिसका ब्रांच है, ए जिस ब्रांच को बिलोंग करता है उसका HOD बदल दो। ए जिस ब्रांच को बिलोंग करता है उसका क्या बदल दो? HOD। तो यहां पे क्या आ गया? कैलाश। तो सबके लिए क्या हो गया? कैलाश होगा। तो ये एनामोलिस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? टेबल्स को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं मल्टीपल टेबल में। अरे यही तो आपकी क्या थी। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? टेबल को, एक टेबल को मल्टीपल टेबल में तोड़ना। क्यों तोड़ना? क्या कम करने के लिए? डेटा रिडंडेंसी कम करने के लिए, जिससे डेटा कंसिस्टेंट हो सके। और डेटा रिडंडेंसी की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? इंसर्ट, डिलीट और अपडेट एनामोलीज आती है। क्लियर है? चलिए तय करते हैं।